योर सिलेबस से क्या नो योर सिलेबस ओवरऑल मैं एक ब्रीफ हिस्ट्री देने जा रहा हूँ, आपको ब्रीफ इंट्रो देने जा रहा हूँ आपके पूरे फर्स्ट टू फाइनल ईयर इवेंट के इंटर्नशिप के बारे में कैसे होगा। तो लेकिन इसमें जो मैं ज्यादातर फोकस करूंगा, चूंकि अभी आप लोग फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किए हैं, तो ज्यादातर फोकस करूंगा फर्स्ट ईयर की चीजों को। बाकी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में कौन कौन सा सब्जेक्ट है या फिर क्या ये है, उसके बारे में बहुत शॉर्ट में जाऊंगा। फर्स्ट ईयर में आपको मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा एग्जैक्टली किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है उसके अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर ऑफ सिलेबस, फर्स्ट ईयर ऑफ सिलेबस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फर्स्ट ईयर ऑफ सिलेबस में आपको जो पढ़ना है वो टोटल 1 साल, फर्स्ट ईयर में टोटल आपको पढ़ना है 1 साल, जिसमें आपको टोटल 4 सब्जेक्ट होंगे। 4 सब्जेक्ट के में टोटल 900 मार्क्स के होंगे। 900 मार्क्स कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? तो पहला जो चैप्टर है एक तरह का लिटरेचर, पहला जो सब्जेक्ट है एक तरह का लिटरेचर सब्जेक्ट है। इसमें कुछ चीजें हमें ये कहना है कि एक तो है अरबिक एंड मंतिक व फलसफा। अरबिक एक तो है पहला सब्जेक्ट है जो कि 100 मार्क्स का है, और इसमें 2 पेपर मिला हुआ है, अरबिक एंड मंतिक व फलसफा। अरबिक एंड मंतिक व फलसफा जो कि आपको लॉजिक, फिलोसफी एंड एस्ट्रोनॉमी भी कहा जाता है, प्लस अरबिक लिटरेचर है। और लॉजिक, फिलोसफी एंड एस्ट्रोनॉमी का क्या इंपॉर्टेंस है, आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, वो आपको पूरे सिलेबस में जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है वो है कुलियात और अमूर तबिया। कुलियात, अमूर तबिया। कुलियात, अमूर तबिया को अगर आप देखें तो इसको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ यूनानी मेडिसिन भी कहा जाता है। आप इसको दूसरे अगर मॉडर्न से कोरिलेट करना चाहें तो बहुत हद तक आप इसको बायोकेमिस्ट्री से कोरिलेट कर सकते हैं, नॉट फुल्ली बट बायोकेमिस्ट्री से आप कंपेयर कर सकते हैं। लगभग उसी तरह से की चीजें हैं, बस इसमें थोड़ी अलग किस्म से बयान की गई। यानी इसमें आपको केमिकल भी पढ़ना है, इसमें आपको खून बलगम सफरा सौदा भी पढ़ना है, तो इस तरह से अभी उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ये भी आपको पहला जो था अरबिक एंड मंतिक व फलसफा, ये आपको सिर्फ थ्योरी पेपर है जो कि 100 मार्क्स का होगा। वहीं कुलियात अमूर तबिया जो है वो थ्योरी 100 मार्क्स है प्लस प्रैक्टिकल 100 मार्क्स के। ये ध्यान में रखने की बात है कि कुलियात एंड अमूर तबिया जो है ये इसमें थ्योरी भी 100 मार्क्स के है एंड प्रैक्टिकल भी 100 मार्क्स के हैं। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है तस्रीउल बदन, जिसे हम आम जबान में या इंग्लिश में एनाटॉमी के नाम से भी जानते हैं। ये टोटल आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर ए एंड पेपर बी। दोनों पेपर मिला के थ्योरी में 200 होते हैं, 100 के 2 पेपर होंगे एग्जाम में, और 100 नंबर के प्रैक्टिकल होंगे, जो दोनों का कंबाइंड तौर पे प्रैक्टिकल होगा। पेपर ए एंड पेपर बी का कंबाइंड तौर पे होगा। तो ओवरऑल जो हमारा एनाटॉमी है वो टोटल 300 मार्क्स का होगा, और एनाटॉमी के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है हमारा मुनाफिउल आज़ा। मुनाफिउल आज़ा यानी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी भी एनाटॉमी की तरह ही टोटल 300 मार्क्स के हैं, जिसमें से 200 मार्क्स थ्योरी के हैं, 100 मार्क्स प्रैक्टिकल के हैं। 200 मार्क्स जो थ्योरी के हैं वो पेपर ए और पेपर बी या पेपर 1 और पेपर 2 के तौर पे है, जो दोनों 100 मार्क्स के होंगे, और प्रैक्टिकल दोनों का कंबाइंड तौर पे 100 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह से हमारा टोटल जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वो 1 साल का है, जिसमें टोटल 900 मार्क्स के हमें एग्जाम देने हैं, और उसमें 50% हमें मिनिमम स्कोर करना ही है। और वो भी 50% ऐसा नहीं है
एवरी सब्जेक्ट वाइज 50%। हाँ, आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पेपर ए एंड पेपर बी मिला करके कंबाइंड तौर पे 100 की अगर है 200 है तो 100 स्कोर करना है, तो 100 में से एक में 80 एक में 20 वो चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको दोनों में 50-50 करना ही करना है, दोनों मिला करके भी कर सकते हैं। तो एनाट और फिजियो में आप इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब 1 बाय 1 हम आते हैं अपने सिलेबस के तरफ, जो कि एक एक सब्जेक्ट पे हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो हमारा है वो क्या है सब्जेक्ट, अरबिक एंड मंतिक व फलसिफा। अरबिक एंड मंतिक व फलसिफा। अरबिक और मंतिक व फलसिफा में पार्ट ए जो होता है वो हमारा होता है मंतिक व फलसिफा का, और पार्ट दो जो होता है वो होता है हमारा अरबी का। तो पार्ट ए और पार्ट बी में हम जब मंतिक की बात करते हैं तो मंतिक में सबसे पहली चीज जो आ जाती है हमारी वो क्या आ जाती है कि कोई भी मंतिक मीन्स लॉजिक। तो मंतिक में जो हमें पढ़ना है वो उसकी डिफिनेशन पढ़नी है। उसके बाद उसके जो है गर्जो गायत जिसको कहते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं। फिर उसमें उसका जो है हमें देखना है कि नॉलेज ऑफ परसेप्शन से क्या, नॉलेज ऑफ परसेप्शन से हम क्या समझते हैं। ठीक है, लॉजिक क्या है, एक तरह का फिलॉसफी क्या है, वो एक तरह से परसेप्शन है। तो परसेप्शन से हम क्या समझते हैं, फिर ये किस तरह का नॉलेज देता है। इमेजिनेशन और जजमेंट का हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इमेजिनेशन और जजमेंट का हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें हम किस तरह से आर्गुमेंट को, किसी जानकारी को हम अपनी दलील के जरिए आगे बढ़ा सकते हैं, मेड नोन थिंग्स ऑफ आर्गुमेंट। तो उसके लिए हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने कहीं धुआं देखा, जैसे आपने कहीं धुआं देखा तो आपका क्या सोचना होगा। पहला आप लॉजिक क्या लगाते हैं कि भाई धुआं है मतलब आग लगी है, पहली तो ये होगी ना। अब आपकी नेक्स्ट फिलॉसफी क्या हो जाएगी, आग लगी है, अभी का मौसम ऐसा है, हवा बहुत तेज चलती है, ये आग लगने का मौसम है, अक्सर गांव वगैरह में आग लगती है। अब उसके रीजन क्या हो सकते हैं, आप उसके बारे में अपनी सोच को ये कहते हैं, उस पे अपनी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हैं। फिर अगर हम बात करें कि इस तरह की जो हम फिलॉसफी देते हैं तो उसका एविडेंस क्या है, किस बेस पे हम उसको ये कर रहे हैं, उस पे उसके बारे में राय बना रहे हैं। तो उसका एविडेंस क्या है, उसके डिफिनेशन के अकॉर्डिंगली उसके अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, उस टाइप्स के अकॉर्डिंगली हम उसके ये करते हैं। इसके अलावा जब हम अगर बात करें तो इसमें नसाब अरबा ये कहते हैं। नसाब अरबा से मुराद ये है कि अरबा के मानी 4 के होते हैं, तो 4 अलग अलग रायों को जाहिर करते हैं। उसमें हम अगर देखें तो किसी इंडिविजुअल को डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद उसमें जनरल को डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद ऑर्डर को डिफाइन करेंगे, तब चारों का रिलेशन बताएंगे कि इस तरह से हो सकता है। तो ये इस तरह से हम ये कहते हैं। इसके अलावा हम प्रपोर्शनल काउज को ये कहते हैं, फिर उसके कंडीशनल क्लाउज को देखते हैं, और कंडीशनल क्लाउज के अकॉर्डिंगली हम उस अपनी जो राय शुमारी है उसको डिटैच करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हम ये कहते हैं। फिर जब हम यहाँ तक पहुंचते हैं तो इसके बाद अगर हम बात करें
तो इसके बारे में पूरा डिस्कशन करके उसका उसमें से जो भी कंट्राडिक्शन हो सकता है या कंट्राडिक्टरी डिस्कशन होता है उसको इवैल्यूएट करते हैं। फिर उसको इवैल्यूएट करने के बाद हम किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं कि हाँ ये एग्जैक्टली है। लेकिन ये डिसीजन हमेशा ध्यान रखिए हाइपोथेटिकल होता है। ये डिसीजन हमेशा हाइपोथेटिकल होता है, कभी भी ये 100% ओके या करेक्ट नहीं होता है, हाइपोथेटिकल होता है। फिर आप उसको प्रूव्ड करते हैं। जिस तरह से आज हम मॉडर्न मेडिसिन की बात क्यों करते हैं, आज हम मॉडर्न मेडिसिन में क्यों, असल में मॉडर्न मेडिसिन जो है अगर आप देखें तो मॉडर्न मेडिसिन इज द नथिंग, इट इज द ओनली एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। ओवरऑल कहीं ना कहीं से अगर हम मॉडर्न मेडिसिन की बात करें तो वो कहीं ना कहीं से नेचर के सोर्सेज से निकाल करके उसको सिंथेसाइज करके, बहुत सारी ड्रग्स ऐसी है जो डायरेक्टली उसको प्यूरिफाइड करके या फिर उसका सेपरेशन करके अलग अलग कंस्टिट्यूएंट का दे दिया गया, इवन सिंथेसाइज भी नहीं किया गया। जैसे मैं अगर मैं बताऊं, आप लोगों ने ट्यूबरकुलोसिस का नाम सुना होगा कि ट्यूबरकुलोसिस नाम का एक बीमारी होता है। उस ट्यूबरकुलोसिस में इस्तेमाल होने वाली दवाएं में सबसे जो कॉमन है वो क्या है, सबसे कॉमन दवाएं हैं रिफाम्पिसिन। वो रिफाम्पिसिन एक तरह की लाल मिट्टी है जो एक खास किस्म के पौधे के नीचे पाई जाती है, मोस्टली जर्मनी में पैदा होता है। उसी तरह अगर हम देखें कि ये क्या नाम है, आज के डेट में हार्ट डिजीज बहुत ही कॉमन है, स्पेशली कोरोनरी आर्टरी डिजीज बहुत ही कॉमन है क्योंकि लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई है बहुत हद तक, और डिस्लिपिडेमिया से जुड़ी हुई है। तो इसमें एक दवाई यूज होती है एंटी लिपिड के तौर पे, जिसको हम स्टैटिन्स के नाम से जानते हैं। और ये डिफरेंट होता है, एटोवास्टेटिन होता है, रोजुवास्टेटिन होता है, पिवास्टिन होता है। तो बहुत सारे तरह की स्टैटिन्स है। अब अगर हम इस स्टैटिन का जो है केमिकल कंस्टिट्यूएंट देखें या फिर उसके ये देखें तो हमें पता चलेगा कि एक टाइप का मशरूम है जिसको हम ओयस्टर मशरूम के नाम से जानते हैं, और इस ओयस्टर मशरूम में ये स्टैटिन अबाउट 2.8% तक पाया जाता है। अब ये ओवरऑल टोटल स्टैटिन 2.8% तक पाया जाता है। अब इसको फिर अलग अलग करके डिफरेंट स्टैटिन्स बनाए जाते हैं। तो इसको हम हाइपोथेटिकली किसी भी चीज को सपोज करो कि हाइपोथेसिस कैसे बनाई जाती है। हाइपोथेसिस बनाई जाती है कि मैंने कह दिया कि इस मरीज को डिस्लिपिडेमिया है, मैंने डायग्नोस कर दिया कि इस मरीज को डिस्लिपिडेमिया, और मैं इसको ओयस्टर मशरूम से ठीक करूंगा, नहीं, ये मरीज हमारा ओयस्टर मशरूम से ठीक हो जाएगा। अभी तक मैंने इसको प्रूव नहीं किया है कि हाँ ये ओयस्टर मशरूम में स्टैटिन है, इसकी वजह से मैं इसके डिस्लिपिडेमिया पे चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं ठीक कर दूंगा, या मैंने अभी तक वो ओयस्टर मशरूम खिला के रिजल्ट क्या आया उसका एनालिसिस नहीं किया। मुझे जो किताबें मिली या जो भी रिसर्च पेपर मिली उसकी स्टडी के आधार पे मैंने कह दिया कि मैंने एक खाका तैयार कर लिया दिमाग में, या एक ये कर लिया कि इसके खाने से ये ठीक हो जाएगा। अब वो ठीक होगा कि नहीं होगा, ये रिसर्च के बाद, उस ट्रायल के बाद या उस के इस्तेमाल के बाद जो रिजल्ट आएंगे वो बताएगा कि ठीक हो रहा है, हुआ कि नहीं हुआ। तो इसे ही हम हाइपोथेसिस कहते हैं कि ख्याली रिजल्ट का तसव्वुर करना। अक्सर मूवीज वगैरह में दिखाते हैं कि आशिक अपने इसका तसव्वुर करते हैं, मजनू अपने लैला की तसव्वुर करती है, लैला अपने मजनू की तसव्वुर करती है। तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन होता है। अब इसमें एक चीज समझने की बात है कि हाइपोथेटिकली हम फिजियोलॉजिकल पोजीशन में जो है हाइपोथेसिस कर रहे हैं या फिर पैथोलॉजिकल कंडीशन में हाइपोथेसिस ये कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सपोज करो हम ऐसी जगह है, या जैसे अभी कोविड का टाइम है,
हाइपोक्सिया बहुत डेवलप कर रहा है। आप लोग भी न्यूज में देखा होगा कि हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की बहुत कमी चल रही है, लोग ऑक्सीजन के बगैर मर रहे हैं। तो जब ऑक्सीजन के बगैर मरते हैं, तो जब कभी भी हाइपोक्सिया होता है, तो हाइपोक्सिया इनिशियल फेज क्या लेके आता है? हेलुसिनेशन। तो हाइपोथेसिस और हेलुसिनेशन में एक बहुत ही कम बड़ा गैप है। हेलुसिनेशन किसे कहते हैं? जो चीज मौजूद नहीं है उसका तसव्वुर करना, उसका हेलुसिनेशन कहते हैं। जो चीज मौजूद नहीं है उसकी तसव्वुर करना। जबकि हाइपोथेसिस क्या होता है? आने वाले कल में ये होगा, इसका हम तसव्वुर कर रहे हैं। ओके, अंडरस्टूड? हेलो सर, समझ में आ रही है चीजें? सर आ रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात अगर हम करें फलसफा है। फलसफा की अगर हम बात करें, अभी तक जो हम बात कर रहे थे मेनली मंतिक, लॉजिक लगा के बात कर रहे थे। तो फलसफा में यानी सबसे पहले फलसफा को हम अगर इंग्लिश वर्ड देखें टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, तो फिलॉसफी को कहते हैं। फिलॉसफी किसी भी तो फिलॉसफी का सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है डिफिनेशन एंड इट्स, इसके अलग अलग टाइप क्या क्या होते हैं, इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या क्या होंगे, जिस तरह से उसमें पढ़ा। फिर उसके बाद हम सीधे क्या होगा कि इस फिलॉसफी को हम अपनी बॉडी पे अप्लाई करेंगे। बॉडी पे अप्लाई करेंगे यानी कि जिस्म पे, चूंकि हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं, हम तबीब बनने जा रहे हैं, हम हकीम बनने जा रहे हैं, तो किस चीज के बनने जा रहे हैं? इंसानी जिस्म के बनने जा रहे हैं। तो उसको हम अपनी बॉडी पे अप्लाई करेंगे, फिजिकल इस पे अप्लाई करेंगे, उसके एजुकेशनल इस पे अप्लाई करेंगे, उसके शेप, साइज, किस मैटर्स इन सब के ऊपर हम अप्लाई करेंगे। डिफरेंट, ये जरूरी नहीं है कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे दिया कि आपको इसके ह्यूमन बॉडी के ऊपर अप्लाई करना। आप किसी भी स्पेसीज के, किसी भी थिंग के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं, फिलॉसफी अप्लाई कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ जो बात आती है कि हम यहाँ पे स्पेस की भी बात करते हैं, यहाँ पे हम लोकस की भी बात करते हैं, यहाँ पे हम शेप की भी बात करते हैं। कहाँ है ये चीजें, किस जगह एग्जिस्ट करती है और किस तरह का हो सकता है, इसके असल ये प्रेजेंटेशन क्या होंगे, ये सारी चीजें। इसके अलावा जो हमारी मूवमेंट है, चाहे वो हम बात करें इसकी क्या नाम है, जैसे स्पेस की बात करें, ग्रहों का की चाल जो होती है, जो कि अमूमन हम एस्ट्रोलॉजिस्ट से पढ़ते हैं, तो उसको भी हम इसमें स्टडी करते हैं कि डिफरेंट जो हमारे प्लैनेट्स हैं उसका मूवमेंट पे किस तरह की बॉडी पे एक्ट करती है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल बताएं तो आप लोगों ने कभी इस बात पे गौर किया कि नहीं किया कि ये जो हमारा इंडिया, चाइना और जो हमारा ये साउथ ईस्ट एशियन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। वहीं अगर आप दूसरी तरफ जाएंगे वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, बहुत सारी जगह, तो पॉपुलेशन बहुत कम है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि किसी ने कुछ चैट भेजा है, So I do agree with this, but very difficult to me go through the toughest language Arabic. Is there any alternative that? Okay, I will tell you कि any alternative है कि नहीं। अभी मैं फिलोसफी पे बात कर रहा हूँ, अरबिक पे आता हूँ, तो आपकी सवाल का जवाब देता हूँ। ओके, तो बहुत अगर हम इसकी बात करें तो जो हमारे प्लैनेट्स हैं उसके, अभी मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया था कि जो हमारा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, जबकि आप यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में जाएंगे तो बहुत कम पॉपुलेशन है। इसके पीछे
वजह क्या है? कोई बता सकता है मुझे क्या वजह है? हेलो, सर रिपीट करें क्वेश्चन। जो हमारा ये साउथ ईस्ट एशियन, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब जो कंट्री एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड के मैप पे, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। साउथ ईस्ट एशिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है बनिस्बत के यूरोपियन एरिया में। कोई बहुत नॉर्दर्न एरिया में रहता है, कोई बहुत वेस्टर्न एरिया में रहता है, वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम होती है। इसके पीछे क्या वजह है पता है? आप लोगों ने नाम सुना होगा इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट जो है, जहाँ पे ये हमारा रीजन आता है, ये सेंटर में पाया जाता है। जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया का है वो सेंटर में पाया जाता है। तो सेंटर में पाए जाने की वजह से यहाँ का जो इन्वायरमेंट है बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। चूंकि यहाँ पे कोई भी चीज बहुत ज्यादा इसमें नहीं पाई जाती, हर चीजें एक लिमिट में। यानी यहाँ गर्मी भी पड़ेगी, यहाँ सर्दी भी पड़ेगी, यहाँ बरसात भी होगी, यहाँ हमारी हर तरह की मौसम पाई जाएगी। इसलिए यहाँ पे फर्टिलिटी रेट ज्यादा हुआ करता है। जबकि अगर आप नॉर्दर्न पोल पे चले जाएंगे, आप एंटार्क्टिक साइड में चले जाएंगे, आप तो वहां देखेंगे कि एकदम सर्दी -40 -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगातार सालों भर बना रहता है। तो जिसकी वजह से वहां पे फर्टिलिटी रेट ड्रॉप कर जाती है। ठीक उसी तरह कोई कार्बियन कंट्री चले जाएंगे जहाँ पे लगातार मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, तो इसलिए वहां पे भी फर्टिलिटी रेट कम पाई जाती है। लेकिन ये जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है, ये इस इक्वेटोरियल प्लेट पे एकदम सेंटर में आता है और इस वजह से यहाँ फर्टिलिटी ज्यादा पाई जाती है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट थिंग की, कि इसमें हमको और क्या पढ़ना है, तो इसके बाद हमें पढ़ना है कि जो हमारा जो भी हमारी नॉलेज है, नॉलेज को हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट जगहों पे, उसको, इसके अलावा टाइम का और उसके इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। फिर जो है हम डिफरेंट टेम्परामेंट या अनासी कह लीजिए, अनासी कहते हैं बेसिकली एलिमेंट का जो है डिस्क्रिप्शन, उसके टेम्परामेंट के बारे में बात करेंगे। और फिर उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ऐसा नहीं है कि हम पूरा एकदम डिटेल में जाएंगे। फिर जो है हम उसके बारे में डिफरेंट जो भी ओपिनियन आए हैं अतिब्बाओं के, उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर हम जो है मिनरल्स की बात करेंगे, कंप्लीट कंपाउंड, एनाबॉलिज्म की बात करेंगे, कैटाबॉलिज्म की बात करेंगे। ये सारी की सारी चीजें हम फिलॉसफी में पढ़ते हैं। फिर एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। एस्ट्रोनॉमी के बाद अगर हम बात करें अरबिक, अब बात करते हैं अरबिक की, तो अरबिक में जो सबसे पहली चीज पढ़ते हैं जनरल इंट्रोडक्शन एंड ग्रामर ऑफ अरबिक। चूंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है अब आज के डेट में भी, थैंक्स टू द अल्लामा हकीम मोहम्मद कबीरुद्दीन, जो हमारे बिहार के ही रहने वाले थे, सासाराम के रहने वाले थे, कि उन्होंने ज्यादातर अरबिक और पर्शियन बुक को, आज अगर यूनानी जिंदा है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में, तो ये सबसे बड़ा शुक्र है कि अल्लामा हकीम मोहम्मद कबीरुद्दीन साहब का, जिन्होंने तमाम अरबिक और उर्दू के बुकों को ट्रांसलेट, अरबिक और पर्शियन के बुकों को ट्रांसलेट करके उर्दू में दे दिया, जिसकी वजह से हमें पढ़ने में आसानी से हो जाती है। नहीं तो ये पहले क्या था कि अरबिक और पर्शियन में होने की वजह से आम लोगों से ये बहुत दूर था। तो इसकी वजह से उन्होंने इन चीज़ों को समझा और काफ़ी सारी मेहनत मशक्कत के बाद उन्होंने ये किया। तो हम पहले जो पढ़ते हैं जनरल इंट्रोडक्शन एंड ग्रामर ऑफ अरबिक, बेसिक इसका मुराद ये है कि अभी भी बहुत सारी लिटरेचर जो है, या फिर आप ये कहिए कि हमारी जो एंशियंट बुक्स है वो अरबिक में मौजूद हैं। तो अगर आप अरबिक में पढ़ते हैं
तो उसको आप समझ सके इसके लिए। तो इसमें बहुत ज्यादा हाइपर होने की बात नहीं है कि सर मैं नहीं समझ पाता हूँ या ये है वो सब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पढ़ लीजिए जनरल इंट्रोडक्शन और ग्रामर, उसके जिसमें जो है आपको ट्रांसलेशन और अपोजिशन वगैरह पढ़ा जाएगा। और तो इन चीजों को पढ़ लीजिए। लेकिन ये भी बता दूं कि अरबिक का जो पेपर है उसमें एग्जाम में जो भी आपके है, तो ऐसा नहीं है कि अरबिक में ही लिख के देना है। हाँ, जो टर्मिनोलॉजी होगी वो आपको अरबिक में लिखना होगा, बाकी आप उर्दू में चीजों को लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते हैं। जैसे किसी कोई अरबिक सेंटेंस दे दिया गया, उसको ट्रांसलेट करने को कहा जाएगा उर्दू में, तो आप उर्दू में कर सकते हैं। इसके अलावा अरबी में तिब्बी इस्तिलाहात यानी कि जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसको हम जानेंगे कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी डिफरेंट चीजों को क्या क्या कहा जाता है। हमारी यूनानी के चीजों को अरबिक में क्या कहा जाता है, उर्दू में क्या कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो इस तरह से अरबी कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, उसका आप ये नहीं कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आती है हमारी वो आती है अमूर तबैया। अमूर तबैया ये भी आपका 100 नंबर का थ्योरी है, 100 नंबर की प्रैक्टिकल है। ये आपका 100 नंबर का थ्योरी है, 100 नंबर का प्रैक्टिकल है। इसमें हम सबसे पहले जो देखते हैं, चूंकि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ यूनानी तिब है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे डिफिनेशन ऑफ तिब। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डिफिनेशन ऑफ तिब के तिब कहते किसको है, एक्चुअल में यूनानी तिब कहते किसको है, वो होता क्या है, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, क्या इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है, क्यों ये आज तक कायम है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसमें अतिबाए कदीम ने का क्या क्या रायशुमारी है उसको हम जानेंगे। इसके बाद फिर हम ये हमारी जो चीजें आएंगी वो जनरल डिस्कशन के अंदर आएंगी। तिब के अलग अलग किस्म को, टाइप्स को पढ़ेंगे, स्पेशली जो है सुटेबल एग्जाम्पल के तौर पे। इसके अलावा इसके इम्पोर्टेंस क्या है उसको देखेंगे। इसमें क्या क्या टूल्स और फिजिक्स इस्तेमाल होती है इम्यूनिटी के लिए वो हम पढ़ेंगे। और फिर हम इसके अलग अलग इस्तिलाहात को डिस्क्रिप्शन और काउज को देखेंगे। उसके बाद बात आती है अरकान या अनासिर। अरकान असल में रुकन की जमा है या अनासिर, जो कि एलिमेंट के जैसा कि आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, बहुत सारे more than 100 एलिमेंट्स मौजूद है। लेकिन यहाँ पे हमको सबको नहीं पढ़ना है, कुछ जो खास है, कुछ जो खास है उसको पढ़ना है, जिसमें स्पेशली जो हमारी यूनानी चीजें बिलोंग करती है। वो क्या है, वो बेसिकली 4 चीजें हैं। ये चारों के चारों कंपाउंड थिंग है, एलोन नहीं है, कंपाउंड है। वो चारों चीजें क्या है, आग, पानी, हवा और मिट्टी। आग, पानी, हवा और मिट्टी। तो इन चारों चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे और मेनली, और इसके ये कंपाउंड किस तरह से है, ये इसका जो है हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट आता है, उसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। अब चूंकि अगर आप अनासिर को देखेंगे या फिर अरकान को देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि मिट्टी है। मिट्टी अमूमन कोल्ड नेचर का होता है, ड्राई होता है। वहीं अगर आग देखेंगे तो हॉट है, ड्राई है। हवा कोल्ड है, लिक्विड है। वहीं आपका पानी कोल्ड है, लिक्विड है, और हवा कोल्ड है, ड्राई है। तो इस तरह से अलग अलग चीजों के टेम्परामेंट के बारे में, टेम्परामेंट यानी मिजाज के बारे में हम देखेंगे। मिजाज, किसी इंसान का भी मिजाज होता है, किसी आपके जो हेल्थ है, अखलाक है, ह्यूमर्स है, उसका भी मिजाज होता है। आप जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, जो दवाइयाँ आप यूनानी में देंगे उसकी भी मिजाज है, और जो डिजीज होती है उसकी भी मिजाज है। अगर मिजाज पे हम थोड़ा 1-2 मिनट में आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहे तो चूंकि यूनानी का कंसेप्ट ये है
कि इलाज बिल जिद कहते हैं, यानी जिस तरह की मर्ज है, मर्जी मिजाज है, मर्ज का टेम्परामेंट है, डिजीज का टेम्परामेंट है, उसके अपोजिट टेम्परामेंट की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि कोई मरीज, कोई मर्ज या कोई डिजीज ऐसी है जो बहुत ज्यादा हॉट टेम्परामेंट का है, हॉट एंड ड्राई टेम्परामेंट का है, हॉट एंड कोल्ड टेम्परामेंट का है, तो हॉट एंड ड्राई का होगा तो कोल्ड एंड लिक्विड टेम्परामेंट में देंगे। वहीं अगर हॉट एंड ड्राई का है, हॉट एंड लिक्विड का है, तो उसको हम कोल्ड एंड ड्राई टेम्परामेंट की देंगे। तो उसी तरह कोई अगर हमारा कोल्ड टेम्परामेंट की डिजीज है तो उसमें हॉट टेम्परामेंट की तदाबीर या फिर रेजिम या फिर ये करेंगे, मेडिसिन देंगे। तो ये एक बेसिक थिंक अगर मैं बताऊं ऑन प्रैक्टिकल बेसिस, तो जितनी भी ऐसी बीमारी जो एक्यूट कंडीशन में होती है, जो ज्यादा तकलीफ दे होती है, अमूमन ये दो तरह की होंगी, या तो हॉट एंड ड्राई होगा या हॉट एंड लिक्विड होगा, यानी बारिद रतब होगा, सॉरी हार रतब होगा या हार याबिस होगा। एक्चुअली हार कहते हैं गर्म को, याबिस कहते हैं खुश्क यानी ड्राई को, रतब कहते हैं लिक्विड को, गीले को, और बारिद कहते हैं ठंडे को। तो मिजाज जो है हार, बारिद, याबिस, रतब, इन चार चीजों पे डिपेंड करता है। पहले तो हम पढ़ेंगे इसमें कि सिंगल टेम्परामेंट हार, बारिद, रतब, याबिस, फिर उसके बाद कंपाउंड टेम्परामेंट यानी हार, बारिद, बारिद, रतब, हार, याबिस, याबिस, रतब, इस तरह से कंपाउंड टेम्परामेंट को भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करें अखलात की, तो अखलात एक्चुअली खिल्त की जमा है। खिल्त जो मुराद है हमारे यहाँ वो जो हमारे बॉडीज में पाई जाती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लड है, जैसा आप देखते हैं कि ब्लड है, ये एक खिल्त है, तो हमारे यहाँ चार खिल्त पाई जाती है। वो चारों खिल्त क्या क्या है? खून, बलगम, सफरा, सौदा। खून कहते हैं ब्लड को, आप सब लोग जानते हैं। बलगम कहते हैं फ्लेगम को, सफरा कहते हैं आपको येलो बाइल को, एंड सौदा कहते हैं ब्लैक बाइल को। अगर इसका अलग अलग का टेम्परामेंट देखेंगे तो हमारा खून जो हो गया हार रतब हो गया, वहीं बलगम जो हो गया बारिद रतब हो गया, यानी हॉट एंड लिक्विड, कोल्ड एंड लिक्विड। वहीं सफरा जो हो गया हॉट एंड हॉट एंड ड्राई, एंड सौदा जो है वो कोल्ड एंड ड्राई। तो इस तरह से इसका भी ह्यूमस का भी अपना मिजाज होता है, ये चारों ह्यूमस होते हैं। इसके अलावा आजा यानी ऑर्गन, बॉडी में के अलग अलग ऑर्गन, इवन हेयर से लेकर के नेल से लेकर के, और जो हमारे मेजर वाइटल्स ऑर्गन है, चाहे वो लीवर, किडनी, स्प्लीन, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, एवरीथिंग के बारे में वन बाय वन पढ़ना है। उसके बाद अरवा, ये रूह की जमा है। रूह के मानी ऑक्सीजन के असल में होते हैं, या फिर आप इसको गैस के भी, गैसेस के भी पढ़ सकते हैं। तो ऑक्सीजन का किस तरह से रोल है हमारी बॉडी पे, वो सारी चीजें हम देखेंगे। इसके अलावा कुवा यानी पावर या फैकल्टीज, तो फैकल्टीज के बारे में देखेंगे कि जैसे हमारा सुनने की का पावर ऑफ हियरिंग, पावर ऑफ लिसनिंग, ये क्या हो गया? सुनने की पावर। उसी तरह देखने की पावर, पावर ऑफ विजन। उसी तरह बोलने की पावर, पावर ऑफ स्पीच। तो अलग अलग जो हमारे जो आप सुनते हैं कि आम, ये तो मेरा सिक्स सेंस कह रहा था कि ये हो जाएगा, तो वो अलग अलग पावर के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो है हमारी पावर ऑफ लिसनिंग क्या कहती है, पावर ऑफ विजन क्या कहती है, पावर ऑफ स्पीच क्या कहती है, पावर ऑफ थिंकिंग क्या कहती है।
अलग अलग पावर के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आते हैं तस्वीरुल बदन, एनाटॉमी। एनाटॉमी आपका पेपर 1 और पेपर 2 दो पार्ट में होता है। चूंकि टाइम का कंजेशन है तो बहुत शॉर्ट में हम आपको बताते चले कि एनाटॉमी पेपर 1 और पेपर 2 दो पार्ट में होता है। पेपर 1 में जो आपको पढ़ना है वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी पढ़ना। इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी के एनाटॉमी एक्चुअली होता क्या है और फिर उसमें हम क्या क्या चीजों को देखते हैं। फिर उसके बाद हम जो पेपर 1 में पढ़ते हैं हेड और नेक से रिलेटेड सारी चीजें। अब वो हेड का स्कल भी है, ब्रेन भी है और जो हमारा सर्वाइकल स्पाइन है वो भी है, थायराइड ग्लैंड भी है और बाकी सारी चीजें एयर, नोज, थ्रोट, ये सारी चीजों को भी हम पढ़ते हैं। इसके अलावा नर्वस सिस्टम को पढ़ते हैं, चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। बहुत शॉर्ट में जा रहा हूँ क्योंकि यह इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। चाहूँ तो इस पे अकेले एक एक स्लाइड पे एक एक घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन फिर दूसरे लोगों का लेक्चर है और ये आप लोगों को आसानी से समझ में भी आएगी, तो इसके बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन अभी देने की जरूरत नहीं। जब आप क्लास में पढ़ेंगे, सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगी, इसलिए बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा। इसके अलावा थॉरेक्स यानी कि चेस्ट के को हम पढ़ेंगे। उसमें हम रिब से लेकर के जो भी मसल्स है या फिर जो है जो भी हमारा शोल्डर, स्कैपुला, शोल्डर, आर्म्स वगैरह है, ये सारी चीजों को आर्म्स, पाम से लेके एवरी, इसमें बस ये ध्यान रखिए कि इस पार्ट में हमको जो पढ़ना है या फिर ओवरऑल एनाटॉमी में जो पढ़ना है, बोन से लेकर के स्किन तक, चाहे वो मसल्स हो, चाहे वो ऑर्गन हो, चाहे वो कहाँ से कैसे निकला, किस तरह से सटा हुआ है, किस तरह से जुड़ा हुआ है, कहाँ पे बिलोंग करता है, ये सारी चीजों को हमको पढ़ना है। उसके फंक्शन को नहीं पढ़ना है, उसके प्रेजेंटेशन को पढ़ना है कि एग्जैक्टली उसका प्रेजेंटेशन क्या है। दूसरा, अगर पेपर बी की बात करें तो पेपर बी में हमें पढ़ना है सबसे पहले एब्डोमेन। एब्डोमेन में सारे के सारे, अगर हम सुपरफिशियल स्किन से बात करके ले तो सारे एब्डोमिनल ऑर्गन, चाहे वो लीवर हो, गॉल ब्लैडर हो, स्किन हो, इंटेस्टाइन, स्प्लीन हो, इंटेस्टाइन हो, पेंक्रियाज हो, सारी कुछ के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके नीचे अगर हम आएंगे तो हम पेल्विक और पेरिनियम के बारे में पढ़ेंगे। पेल्विक और पेरिनियम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पेल्विक बोन से लेकर के हम यूटरस और ओवरी, फैलोपियन ट्यूब या फिर मेल में जो भी, या फिर यूं कहे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए, इसके अलावा बोन्स हो गए, जो भी पेल्विक बोन है हमारा, इसके अलावा पेल्विक बोन के अलावा सैक्रम, कॉक्सिक्स वगैरह है, इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लास्ट में लोअर लिम्ब पढ़ेंगे, यानी दोनों पैर की सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि उसका प्रेजेंटेशन कैसा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट जो हमारा आता है वह मुनाफिउल आज़ा यानी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में एक जो पेपर है हमारा वो है दो पार्ट में, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में बेसिक फिजियोलॉजी पढ़ना है और पेपर 2 में सिस्टेमिक फिजियोलॉजी पढ़ना है। बेसिक फिजियोलॉजी में क्या पढ़ना है? सबसे पहले साइटोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी होता क्या है वो पढ़ना है। उसके बाद ब्लड और हेमोपायोटिक सिस्टम पढ़ना है। तो ब्लड और हेमोपायोटिक सिस्टम पढ़ना है। ब्लड में जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि ब्लड में बेसिकली कितनी चीजें होती है, 4 चीजें होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इसके अलावा प्लाज्मा। तो उसी तरह विटामिन को पढ़ना है, दोनों टाइप के विटामिन को पढ़ना है, फैट सोलेबल भी एंड वाटर सोलेबल भी। फिर अलग अलग चीजों के मेटाबॉलिज्म को पढ़ना है। अलग अलग चीजों के मेटाबॉलिज्म से मुराद ये है कि मेनली हमें तीनों चीजों के मेटाबॉलिज्म को पढ़ना है। वो तीनों चीजें क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। उसके बाद फिर हमें सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है कि जो हमारा सर्कुलेशन है, स्पेशली ब्लड सर्कुलेशन, वो या फिर नर्व सर्कुलेशन। फिर इसके अलावा
लिम्फेटिक चैनल्स को, लिम्फेटिक सर्कुलेशन को, ये सारे कुछ को हम पढ़ेंगे बेसिक फिजियोलॉजी यानी पेपर 1 में। पेपर 2 में जो हम पढ़ेंगे अलग अलग सिस्टम को पढ़ेंगे, अलग अलग सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम कोई चीज खाते हैं और खाने से लेके स्टूल बनने तक का जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम पढ़ेंगे। उसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम, नोज से लेकर के पिंडरा तक या फिर कह लीजिए डायफ्राम तक में क्या क्या हरकतें ये आएंगी, उसके फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन होंगी उसको हम पढ़ेंगे। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 तरह की चीजें आती हैं। पहली तो जो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जैसे स्टूल का पास करना या यूरिन का पास करना, तो उसके जरिए जो एक्सक्रीशन हो रहा है वो। दूसरा इनविजिबल एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है या विजिबल भी होता है, जैसे स्वेटिंग का आना या फिर वेपोराइजेशन, इवेपोरेशन होना। तो इसके ये किस किस तरह से होता है वो सारा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नर्वस सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन हमारा कौन कौन सा है, इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइनोलॉजी के बारे में फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। फिर देन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा टोटल फर्स्ट ईयर का सिलेबस हो जाता है। उसके बाद मैं बिना सब्जेक्ट के डिस्कशन के सिर्फ और सिर्फ कौन से ईयर में कितना क्या पढ़ना है वो बताते हुए आगे बढ़ता हूं। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सेकंड ईयर में जो हमें पढ़ना है, टोटल सेकंड ईयर में भी 900 मार्क्स के हैं। इसमें तारीख तिब पढ़ना। तारीख तिब जो है हिस्ट्री ऑफ यूनानी मेडिसिन, और उसमें डिफरेंट जो हमारे एंशियंट तबीब गुजरे हैं, चाहे वो हिप्पोक्रेट्स हो कि जालेनूस हो कि इब्न सीना हो, इन सब के बारे में, और इंडियन अतिब्बा कराम से लेकर के वर्ल्ड वाइड अतिब्बा कराम के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो अरबिक अतिब्बा कराम हो या फिर यूरोपियन अतिब्बा कराम हो या फिर इंडियन अतिब्बा कराम हो। उसके बारे में, उनके लाइफ के बारे में, उन्होंने क्या क्या किन चीज़ों के बारे में कहा है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आती है हमारी सब्जेक्ट, ये 100 मार्क्स का होता है और 100 मार्क्स में थ्योरी ही होता है। नेक्स्ट जो आती है हमारी सब्जेक्ट वो तहफ़्फ़ुज़ी व समाजी तिब। तहफ़्फ़ुज़ी व समाजी तिब जिसको हम प्रिवेंटिव एंड कम्युनिटी मेडिसिन या फिर प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन कहते हैं। आप लोगों ने एक बहुत बार सुना होगा एक डायलॉग, प्रिवेंशन इज द बेटर देन ट्रीटमेंट। तो यहीं से इसी डिपार्टमेंट की वर्ड है ये, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। इसमें हम सिंपली समझिए कि हवा से लेके जो हमारे लिए, या वो हमारे सैनिटाइजेशन है, हमारा पानी है, या फिर हमारे लाइफ स्टाइल है, हर चीज के बारे में इसमें पढ़ना है। इसके एक आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, बहुत ही काबिल प्रोफेसर हैं, डॉक्टर तनवीर आलम साहब, जो इसके कोऑर्डिनेटर भी हैं। आप बार बार उनको सुनते रहते हैं, उनके बारे में आप जो डिफरेंट पर्सनालिटी जो आपको लेक्चर दे रहे हैं, उनके बारे में जब वो अपनी राय का इजहार करते हैं या उनके बारे में जब बताते हैं, तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि तनवीर साहब एक ना ही सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे कोऑर्डिनेटर या एक अच्छे ये कह लीजिए, बल्कि बहुत अच्छे एक अपनी फील्ड के बहुत नॉलेजेबल पर्सन है और एक स्कॉलर बन रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपको किस तरह से प्रिवेंशन करना है किसी डिजीज का, आपके कम्युनिटी का को किस क्या चाहिए, आपके हवा, आपकी पानी, आपकी सैनिटाइजेशन, आपकी डाइट से लेकर के इवन के आपको ये तक पढ़ना है इसमें कि किसी तरह का कोई ट्रॉमा और इंजरी होता है तो उसको हम कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे या उसको कैसे मैनेज करेंगे। जैसे कि पॉइजनिंग होता है, कोई पॉइजनिंग करता है, कोई बर्न होता है, कोई या फिर जो है ड्राउनिंग होता है, तो इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे। जैसे अभी कोविड चल रहा है, पैंडेमिक है, तो एपिडेमिक हो गया या पैंडेमिक हो गया, ये सब चीज़ों क्या होती है, कैसे होती है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा फार्माकोलॉजी हम पढ़ेंगे, जिसको इल्मुल अद्विया के नाम से जानते हैं। वो 200 नंबर का होगा आपका प्रिवेंटिव एंड कम्युनिटी मेडिसिन, 100 नंबर थ्योरी होगा, 100 नंबर प्रैक्टिकल होगा। दूसरा फार्माकोलॉजी है आपका, जो कि 200 मार्क्स के थ्योरी होंगे और 100 मार्क्स के प्रैक्टिकल होंगे। इसमें फार्माकोलॉजी में हम सिंगल ड्रग एक तो पढ़ेंगे, मुफ्रिदात यानी सिंगल ड्रग्स पढ़ेंगे। दूसरा मुरक्कबात यानी कंपाउंड ड्रग,
एक साथ कई ड्रग्स को मिला के भी ड्रग्स बनाई जाती है और अलग अलग दवाओं से भी ट्रीटमेंट किया जाता है। यूनानी में इन दो तरह के दवाओं से ट्रीटमेंट किया जाता है। सिंगल मुफ्त दवाओं से भी यानी सिंगल ड्रग से भी ट्रीटमेंट किया जाता है और कंपाउंड ड्रग से भी ट्रीटमेंट किया जाता है। तो वो दोनों अलग अलग पेपर ए और पेपर बी में हम पढ़ते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है दोनों का कंबाइंड तौर पे हमारा प्रैक्टिकल होता है जो 100 नंबर का होता है, तो ओवरऑल ये 300 नंबर का होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो माहियतुल अमराज यानी पैथोलॉजी। आप लोगों ने ये वर्ड पैथोलॉजी बहुत सुना होगा। इसमें भी 300 मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स थ्योरी होगा, 100 मार्क्स प्रैक्टिकल होगा। थ्योरी जो होगा वो पेपर ए एंड पेपर बी या पेपर 1 एंड पेपर 2 में होगा। उसमें प्रैक्टिकल कंबाइंड तौर पे 100 मार्क्स का होगा। तो पेपर ए में जो होगा बेसिक पैथोलॉजी होगा, उसमें आपको डिफरेंट इसके जैसे ब्लड है तो ब्लड में क्या क्या चीजें होती है, उसके अलग अलग उसमें क्या क्या पैथोलॉजी डेवलप हो सकती है उसके बारे में बताई जाएंगी। उसी तो बेसिक पैथोलॉजी बताई जाएंगी। वहीं अगर बात करें सेकंड पेपर की तो सेकंड पेपर में आपको सिस्टेमिक पैथोलॉजी बताई जाएगी अलग अलग सिस्टम की, चाहे वो रिस्पायरेटरी सिस्टम हो, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, इन सब के अलग अलग सिस्टम की पैथोलॉजी पढ़ाई जाएगी। तो इससे हम डिजीज को फाइंड आउट करें। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा फिजियोलॉजी यानी नॉर्मल फंक्शन। अब यहाँ पे एबनॉर्मल क्या क्या हो सकती है वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड ईयर में के सिलेबस में ये जो है हमारा थर्ड ईयर का सिलेबस भी 1 साल का है, जिसमें टोटल 1200 मार्क्स के होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है कम्युनिकेशन स्किल। चूंकि आज का जमाना जो है एविडेंस बेस्ड जमाना है और लोग आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी चेक करते हैं। जैसे आज के डेट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं इन चीजों को फेस करता हूँ। जब कोई क्रॉनिक डिजीज का पेशेंट आता है आपके पास, तो पेशेंट अगर मान लिया इलिटरेट भी है तो इलिटरेट भी है, तो उसके जो रिलेटिव्स आते हैं वो रिलेटिव्स क्या कहते हैं, गूगल पे सारी चीजों को पढ़ के आते हैं। अब वो आपसे आके क्वेश्चन कहते हैं कि ये है, हमने ये चल रहा है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, इसकी कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो आपको उसमें कम्युनिकेशन स्किल उस टाइम में आपको हेल्प करेगा कि जब आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाएंगे तो वो आपके पास ट्रीटमेंट नहीं कराएगा। एक दूसरी चीज कि वो फिर निगेटिव इसमें चला जाएगा। अगर ट्रीटमेंट कराता भी है तो वो आपसे ठीक नहीं होगा, चूंकि निगेटिव माइंडसेट में जाने के बाद किसी चीज को। तो इसलिए हम किस तरह से मरीजों के साथ या मरीज के रिलेटिव को कैसे हम डील करते हैं उसके ऊपर जो है हम पूरा हमारा कम्युनिकेशन स्किल कैसे होता है। इवन के इसमें आपको पर्सनालिटी से रिलेटेड कि हाउ टू डेवलप योर पर्सनालिटी और आपकी पर्सनालिटी का इम्पैक्ट सामने वाले पे कैसे पड़ता है। जैसे कम्युनिकेशन स्किल में बात करें तो मैं आपको से बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी क्या है कि आप में से किसी से मेरी नजर नहीं मिल रही तो मेरी बातों का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वहीं जब आप फिजिकल मौजूद होंगे और मैं एक दूसरे के आंख में देख के बात करूंगा, मैं आप लोगों के आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा, टू वे कम्युनिकेशन होगा। मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, फिर आप मुझे, मैं बोलूंगा या मैं पहले चीजें बताऊंगा फिर आपसे रिपीट करवाऊंगा। तो वो जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो एक अलग तरह का होगा। अभी जो मैं वन वे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ इसमें अलग तरह का इम्पैक्ट होता है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल का अलग अलग पार्ट है। उसी तरह आई टू आई कॉन्टैक्ट में भी होता है। उसी तरह पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसके लिए मैं एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। आप खुद भी अगर किसी डॉक्टर के पास जाएंगे और आप देखेंगे कि डॉक्टर साइकिल पे आ रहा है तो आप कहेंगे ये कैसा डॉक्टर है कि साइकिल पे आता है। आप ये हो सकता है कि वो डॉक्टर बहुत अच्छा हो और वो अपने फिजिकल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए या हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए साइकिल चलाता हो, लेकिन आपको उस पर सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। वहीं एक डॉक्टर आएगा एक लंबी चौड़ी कार से आएगा तो आपको उस पर सेटिस्फैक्शन होगा। वहीं आप सपोज कीजिए कोई ऑन कॉल ही डॉक्टर आता है और ऑन कॉल आता है वो साइकिल या बाइक से आएगा और एक कार से आएगा। जब साइकिल से आएगा या तो आप उसको 100 रुपये फीस देने में कतराएंगे, बाइक से आएगा तो 100 से 200 रुपये दे देंगे, कार से आएगा तो 500 रुपये दे देंगे। अब वही एक लग्जरियस कार से आएगा, बड़ी कार से आएगा तो वो 2000 भी चार्ज करेगा तो आप दे देंगे।
तो ये सारी चीजें पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको देखने को मिलेगी और कम्युनिकेशन स्किल में देखने को मिलेगी। इसके बाद इल्मुल सैदला, नेक्स्ट पेपर जो हमारा होगा वो इल्मुल सैदला होगा। ये भी 300 मार्क्स का होगा। वो 300 मार्क्स में 200 मार्क्स पेपर ए और पेपर बी होगी, जिसमें आपको पढ़ना है कि किसी दवाओं को कैसे बनाई जाती है, यूनानी फार्मेसी, किसी दवाओं को कैसे तैयार किया जाएगा, डिफरेंट जो कंपाउंड ड्रग है उसको तैयार किया जाएगा, जो डिफरेंट सिंगल ड्रग है उसकी प्यूरिफिकेशन कैसी की जाएगी, क्योंकि बहुत सारी दवाई ऐसी है जो टॉक्सिक नेचर की होती है। स्पेशली जैसा कि टेम्परामेंट पे बात कर रहे थे, तो जो हार्ड यानी हॉट टेम्परामेंट की दवाई होती है, वो बहुत सारी दवाई होती है जो टॉक्सिक होती है और 4th ग्रेड की टॉक्सिक होती है। तो उसकी भी जो है हम प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, इस्तेमाल के लायक कैसे बनाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट आता है वो हमारा मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस और टॉक्सिकोलॉजी आता है। ये टोटल 200 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स थ्योरी होती है, 100 मार्क्स प्रैक्टिकल होता है। जैसा कि आपको नाम से लग गया होगा, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी जैसे कि आप एक डॉक्टर हैं और आप आपके आसपास में ऐसा कोई इंसिडेंस हो गया, जैसे कि 2 गुट में मारपीट हो गया, 2 लोगों में मारपीट हो गया, अलग अलग टाइप के जख्म लेके आ गए, किसी ने चाकू मार दिया, किसी ने तलवार मार दिया, किसी ने गोली मार दिया, किसी ने बम मार दिया, तो आप उसमें बताएंगे उंड के नेचर को बताएंगे कि वो उंड कैसा है, कितना डीप है, कितना क्या है। या फिर जैसे आज के डेट में हमारी बहनों पे, हमारी माओ पे जो अलग अलग टाइप के सेक्सुअल वायलेंस होते हैं, तो उसमें भी हमारा रोल होता है कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एब्यूज ही जरूरी नहीं है कि वो सेक्सुअल वायलेंस में आए, साइकोलॉजिकल एब्यूज भी सेक्सुअल वायलेंस में आते हैं। और साइकोलॉजिकल एब्यूज तो सबसे ज्यादा वर्क कल्चर वाली जगह पे होती है, काम वाली जगह पे होती है। काम से मुराद ये है कि ऑफिस स्पेस में होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये एक इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे 100, 200, 300 स्टाफ है, 100, 200, 300 स्टाफ है, और 100, 200, 300 स्टाफ में 100 अगर 300 स्टाफ है, 100 ही फीमेल है। अब हो सकता है कोई भी, एनीवन, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है, उसके बारे में भद्दे कमेंट पास कर रहे हैं। भद्दे कमेंट पास करने के नतीजे में क्या होता है, अगर वो सुन रही है तो उस पर साइकोलॉजिकल ये होता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है। वो हो सकता है कि इसकी वजह से डिप्रेशन, उसकी कुछ मजबूरियां हो जो जिसकी वजह से वो बर्दाश्त कर ले रही हो, तो ये सेक्सुअल वायलेंस है। तो इन चीजों को हमें सारा कुछ रूल आउट करना पड़ता है। तो इसके अलावा किसी ने पॉइजनिंग ले लिया हो, किसी ने ड्राउनिंग का केस हो, हैंगिंग का केस हो, ये सारी चीजों को हमको इसमें पढ़ना है। इसके बाद बात आती है नेक्स्ट सब्जेक्ट की, सरियात व असूल इलाज। ये बेसिकली बेड साइड क्लिनिक है जिसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताया जाता है। इसमें आपको 2 चीजें, एक तो आपकी ओपीडी और आईपीडी में ड्यूटी भी लगेगी। ये 200 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स थ्योरी होगी, 100 मार्क्स प्रैक्टिकल होगा। तो थ्योरी में आपको, तो थ्योरी जो क्लास में पढ़ाई जाएगी डिफरेंट जनरल एग्जामिनेशन से लेके, यानी हेड टू जनरल एग्जामिनेशन से लेकर सिस्टमिक एग्जामिनेशन कैसे कैसे किया जाएगा, क्या प्रेजेंटेशन मरीज का मिलेगा, तो कौन सी डिजीज होगी, जिसमें साइन सिम्टम से लेकर के हमारा क्लिनिकल इवैल्यूएशन, इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस। इसमें अगर सिंपल बात करें तो हमको पढ़ना है जनरल इंट्रोडक्शन, यानी मरीज के नाम, एज, सेक्स, रिलीजन से लेकर के सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन आता है, उसके बाद चीफ कंप्लेन आता है, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस आता है, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस आता है, उसके बाद पर्सनल हिस्ट्री आता है। पर्सनल हिस्ट्री के बाद फिर आपको फैमिली हिस्ट्री आती है। फैमिली हिस्ट्री के बाद अगर कोई फीमेल पेशेंट है तो गायनोकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री आती है। फिर उसके बाद हमारी जनरल एग्जामिनेशन आती है, जिसमें हम बाल से लेकर के नाखून तक, पैर के नाखून तक हर एक चीज, स्किन से लेकर सब कुछ देखते हैं। फिर उसके बाद सिस्टमिक एग्जामिनेशन के रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या कर रहा है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या कर रहा है, या फिर जीआई सिस्टम हमारा क्या कर रहा है, ये सारी चीज को हम पढ़ते हैं। ये सारा कुछ हम सरियात व असूल इलाज में पढ़ते हैं।
उसके बाद आती है इलाज भी तदबीर, जो कि अगेन ये भी 200 मार्क्स का है, 100 मार्क्स थ्योरी, 100 मार्क्स प्रैक्टिकल। इलाज भी तदबीर में डिफरेंट रेजिम अपनाए जाते हैं। हमारे यहाँ जो 4 मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है, इलाज बिल यद यानी सर्जरी, इलाज बिल दवा यानी दवाओं से फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, इलाज बिल तदबीर यानी अलग अलग तदाबीर के जरिए डिजीज का इलाज, और इलाज बिल गिजा यानी डाइटोथेरेपी। तो इसी में से रेजिमिनल थेरेपी, अलग अलग रेजिम के बारे में पढ़ना है। मोस्ट कॉमनली 14 रेजिम है, जिसमें से आप लोग 1-2 के बारे में जानते होंगे, जैसे कि हिजामा यानी कपिंग थेरेपी, और रियाजत एक्सरसाइज या फिर दलक मसाज, ये सब आपने सुना होगा। इस तरह से लीच थेरेपी है, या फिर जो है आपको वोमिटिंग है, डायरिया है, या फिर जो है आपको डाइवर्जन है। इस तरह से टोटल 14 थेरेपी है। हमाम यानी बात है, डिफरेंट टाइप के। तो 14 टाइप की तदाबीर है जिसको हमें पढ़ना है। इसके बाद बात आती है हमें थर्ड ईयर में ही क्या पढ़ना है, अतफाल यानी पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक के शुरू से लेकर के आखिरी तक सारी डिजीज के बारे में पढ़ना है। ये भी 100 नंबर का थ्योरी और 100 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऑलरेडी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो ये हमारा 4th ईयर सिलेबस होगा। 4th ईयर सिलेबस हमारा 1.5 साल का होगा। 1.5 साल में टोटल 1500 मार्क्स के होंगे, जिसमें सबसे पहला मुअल्लिजात होगा। मुअल्लिजात को मुअल्लिजात भी कहते हैं, मुअल्लिजात भी कहते हैं, मुअल्लजात भी कहते हैं। इसको हम जनरल मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। अगर एलोपैथी में देख लें, या मॉडर्न में देख लें, या इंग्लिश लैंग्वेज में देख लें, तो जनरल मेडिसिन के नाम से। ये टोटल 600 मार्क्स का होता है, जिसमें 2 अलग अलग ये है, फर्स्ट मुअल्लिजात फर्स्ट एंड मुअल्लिजात सेकंड। मुअल्लिजात फर्स्ट में फिर पेपर ए और पेपर बी है, मुअल्लिजात सेकंड में भी पेपर ए और पेपर बी है। तो और फिर दोनों के फर्स्ट के और सेकंड के 100 मार्क्स के प्रैक्टिकल होंगे। तो वो 400 फर्स्ट के पेपर ए पेपर बी थ्योरी, और फिर प्रैक्टिकल 100 मार्क्स। उसी तरह सेकंड के पेपर ए पेपर बी और थ्योरी 100 प्रैक्टिकल 100 मार्क्स। तो इस तरह से 600 मार्क्स के हमारे मुअल्लिजात हो जाते हैं। आपको डॉक्टर नजीब रहमान साहब ने मुअल्लिजात के बारे में बताया होगा कि कौन से इसमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो चूंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम, इवन एक्स्ट्रा टाइम, आई हैव टेकन मोर देन 15 मिनट एक्स्ट्रा। इसके बाद मेरा सब्जेक्ट आता है अमराज़ निस्वा, वो यानी गायनेकोलॉजी एंड। तो इसमें आपको टोटल 200 मार्क्स के 100 मार्क्स के थ्योरी होते हैं, 100 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं। फिर इल्मुल कबालात यानी कि वो नामौलूद यानी कि ऑब्स्टेट्रिक्स एंड नियोनेटोलॉजी होती है। ये भी मेरे ही डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। इसमें भी 100 मार्क्स से थ्योरी एंड 100 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं। फिर आती है सर्जरी, जो जनरल सर्जरी के नाम से हम जानते हैं, जिसमें हम अमूमन ज्यादातर जो इसमें सर्जरी होती है, या तो लोकलाइज सर्जरी होती है वुंड वगैरह की, एक्सेस वगैरह की, या फिर जनरल सर्जरी स्पेशली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी होती है, या फिर एब्डोमिनल सर्जरी होती है। तो इसमें हम 300 मार्क्स की होती है, 200 मार्क्स थ्योरी होती है, 100 मार्क्स प्रैक्टिकल होती है। 200 मार्क्स थ्योरी जो होती है उसमें 100 मार्क्स जो है जनरल सर्जरी की होती है, और फर्स्ट पेपर ये जनरल सर्जरी की होती है, एंड पेपर बी जो है वो सिस्टेमिक सर्जरी का आपको पढ़ना है। पेपर बी सिस्टेमिक सर्जरी का पढ़ना है, और फिर कंबाइंड तौर पे उसका हमें ये पढ़ना है। फिर लास्ट जो है आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है आपको आई एंड ई एन टी यानी ऑप्थेल्मोलॉजी एंड एयर नोज एंड थ्रोट के बारे में, अलग अलग डिजीज के बारे में। ये 200 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स थ्योरी एंड 100 मार्क्स प्रैक्टिकल। तो इन सब चीजों को हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका ये 4.5 साल में कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो आपका होता है वो आपका होता है इंटर्नशिप, जो 1 साल का होता है। इसमें 6 महीने इंटरनल होते हैं, 6 महीने एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल से मुराद ये है कि आपको अपने इंस्टीट्यूट में, यूनानी इंस्टीट्यूट में 6 महीने करने हैं। इन 6 महीनों का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होता है कि पहला 2 महीना जो है वो एक तरह से मुअल्लिजात डिपार्टमेंट में है, जिसमें से 1 महीना स्पेशली मुअल्लिजात यानी जनरल मेडिसिन में है, और जो रेस्ट 1 महीना है उसमें 15 दिन इलाज भी तदबीर में है, और 15 दिन स्किन एंड कॉस्मेटोलॉजी में है। तो 2 महीना ये हो जाता है। उसके बाद 1 महीने सर्जरी में है, 1 महीने गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स में है, 1 महीने आपको
15 दिन आपको इसमें है प्रिवेंटिव एंड कम्युनिटी मेडिसिन में है, 15 दिन आपको पीडियाट्रिक्स में है। इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट मिला के 6 महीने करने हैं। ठीक यही चीज अप्लाई होती है हमारी मॉडर्न में। जब जो है आप किसी मॉडर्न हॉस्पिटल में जाते हैं, मैं स्लाइड भेज दूंगा, उसमें आपको किस तरह से कौन से हॉस्पिटल में जा सकते हैं। जो भी मॉडर्न सिस्टम के हॉस्पिटल है, जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल है, जिसको आपके स्टेट गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है कि वो केस ले सकता है, तो फिर वो हम उस हॉस्पिटल में जाके 6 महीने इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी बात खत्म होती है। इसके साथ ही अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो 2-3 मिनट का सिर्फ टाइम है, उसमें आप बोलिए, मैं उसकी जवाब देने की कोशिश करूंगा। सर, जो एक्सटर्नल इंटर्नशिप होगा, जो दूसरे हॉस्पिटल में जाना होगा, तो वहां तो फिर एलोपैथ है, तो वो कैसे होगा? वही तो बताया कि चूंकि आपको यूनानी के साथ साथ एलोपैथ भी सीखना है, एलोपैथ भी सीखना है, तो इसलिए 6 महीने आपको एलोपैथ के लिए है। तो एक्सटर्नल जहाँ भी जाएंगे इंटर्नशिप में, वहाँ सिर्फ एलोपैथी जो भी करना होगा, हाँ, वहाँ सिर्फ एलोपैथी, वहाँ सिर्फ एलोपैथी, और अपने यहाँ मोस्टली यूनानी, बहुत कम एलोपैथी। सर एक्सटर्नल इंटर्नशिप में पेमेंट और होगा किसी क्या? का कोई क्वेश्चन है? सर एक्सटर्नल इंटर्नशिप में पेमेंट देंगे क्या? हेलो, चलिए ठीक है। हमें कैसे पता लगेगा कि किस डिजीज का क्या टेम्परामेंट है? किस डिजीज का क्या टेम्परामेंट है, ये जब आप फाइनल ईयर में और थर्ड ईयर में पैथोलॉजी और सेकंड ईयर में पैथोलॉजी और थर्ड ईयर में पैथोलॉजी और फाइनल ईयर में मुआवजात पढ़ेंगे, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि किस डिजीज का क्या टेम्परामेंट है। बस इसमें बेसिक चीज वो ये बता दूं कि अगर जो किसी डिजीज में शिद्दत ज्यादा होती है, हिद्दत ज्यादा होती है, यानी कि बहुत ज्यादा एक्यूट कंडीशन में होता है, जैसे बहुत ज्यादा पेन है, बहुत ज्यादा हाई ग्रेड फीवर आया, तो वो एक्यूट टेम्परामेंट जो होगा वो हमेशा या तो दम्भी होगा, यानी कि हॉट एंड कोल्ड होगा, या फिर हॉट एंड ड्राई होगा, बलगमी सॉरी सफरावी होगा। वहीं अगर आपका कोई डिजीज क्रोनिक है, लॉन्ग टर्म से चला आ रहा है, तो वो अमूमन बलगमी या सौदावी होगा, जैसे कि वो कोल्ड एंड लिक्विड होगा या कोल्ड एंड ड्राई होगा। ओके यस सर, अभी जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जो सिलेबस है, उसका जो बुक है, वो बुक प्योर इंग्लिश में है या उसमें फिर कुछ उर्दू या इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है। तो दोनों अलग अलग है या मिक्स है? नहीं, चीजें सेम ही पढ़नी है, बस लैंग्वेज का फर्क है। नहीं, जैसे आप बोले उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है, तो दोनों अलग अलग बुक है या एक ही बुक में दोनों मिला के लिखा हुआ है? नहीं, ऐसी भी बुक है जिसमें आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी के साथ उर्दू में लिखी हुई है, और सिर्फ उर्दू में भी बुक है, और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में भी बुक है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अगर बुक की बात करें, जैसे एनाटॉमी की है, तो BD चौरसिया वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर UG स्टैंडर्ड। वहीं फिजियोलॉजी एक की बात करें तो फिजियोलॉजी में भी चटर्जी की है, ऑन एवरेज अच्छी बुक है UG लेवल के लिए। फिर आप जो है अदर भी राइटर्स की है, कई सारे राइटर्स की, जो कि अच्छी बुक है। वहीं यूनानी में अगर बात करें तो बहुत सारे हकीमों ने अलग अलग इस पे लिखा है। जो आज के दौर के अतिबाओं का लिखा हुआ है, ज्यादातर वो मिक्स है, उर्दू इंग्लिश मिक्स है, जबकि जो एंशिएंट बुक्स का ट्रांसलेट किया हुआ है वो सब उर्दू में है। कॉलेज में कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाई होगी सर? हाँ, कॉलेज में मिक्स लैंग्वेज में होगा। अच्छा, सिर्फ इंग्लिश नहीं हो? तो एक साल का सर अभी जो बहुत आपके जो करंट टीचर, जो ज्यादातर इसमें एक चीज बता दूं, जो आपके जो करंट टीचर है उसमें जो ज्यादातर PG टीचर्स जो आपको मिलेंगे मोस्टली इंग्लिश यूज करेंगे, लेकिन जो UG टीचर मिलेंगे वो मोस्टली उर्दू यूज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। सर, ये मैं बोल रहा हूँ, जो फर्स्ट ईयर में अरबी पढ़ना है कितने नंबर का होगा? सेकेंड ईयर में भी अरबी पढ़ना है क्या सर?
अरबिक, मंतिक व फलसफा मिला करके 100 मार्क्स का होता है, सिर्फ और सिर्फ 100 मार्क्स का, उसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो बस यही समझ लीजिए कि 30-40 मार्क्स का अरबिक के क्वेश्चन रहेंगे, उससे ज्यादा का नहीं रहने वाला है। सर 2020 का जो सेशन है सर, वो तो आधा से ज्यादा वो निकल चुका है, तो कैसे मैनेज होगा सर? ये कैसे मैनेज होगा? अभी भी सेशन एक 1.5 साल लेट चल रहा है आपके सीनियर्स का, आपके सीनियर्स का 1.5 साल लेट चल रहा है। अब ये ऐसा पैंडेमिक आया है, इसको मेरे और आपके हाथ में, या इवन जब गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो मैं और आप क्या कर सकते हैं? थैंक यू सर। सर ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो सकता है क्या? बिल्कुल होगा। पहले ये ट्रांजिशनल करिकुलम खत्म होगा, उसके बाद इंशाल्लाह, चूंकि आपके सीनियर्स लोगों का सबका ऑनलाइन क्लास चल रहा है। सर कब से होगा सर? हम्म? कब से होगी ऑनलाइन हम लोग का क्लास? वो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, पहले ट्रांजिशनल करिकुलम तो खत्म होने दीजिए। थैंक यू सर।